कई बार पेशेंट्स का ये कॉमन डाउट रहता है कि सर अचानक से हमारे दांत में दर्द होना शुरू हो गया। इससे पहले हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हम आराम से खा पी रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक से 2 दिन से हमें काफी तेज दर्द होने लग गया। फिर जब मैं उनका डायग्नोसिस करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि आपके दांत में कैविटी लगी हुई है और ये बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आपको पेन हो गया है। तो पेशेंट का कहना था ये अचानक 2 दिन में कैसे लग गई। तो यहाँ पर इस कॉमन सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ कि एक्चुअल में कैविटी किस तरीके से दांत में लगती है। क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज रात को आप सोए और कल सुबह आपके दांत में कीड़ा लग गया। ऐसा नहीं होता। और कई लोगों को लगता है कि ये जो दांत का कीड़ा होता है या कैविटी होती है एक्चुअल में चलने वाला कीड़ा होता है। ऐसा भी नहीं है। इसका एक साइंटिफिक बेस है कि किस तरह से हमारे दांतों में कैविटीज लगती हैं। और आपके दांत में कैविटी क्यों लगी है, इसे भी आप समझ जाएंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी दांत के अंदर अगर कैविटी लगती है तो उसके 4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला शुगर, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा टाइम और चौथा खुद दांत यानी कि टूथ। तो अगर ये 4 फैक्टर्स प्रेजेंट है तो उस टूथ के अंदर कैविटी लग जाती है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि मीठा खाने से कैविटीज ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं इसके और बेसिक की बात करूं तो किस फॉर्म में वो मीठा खाया जा रहा है, उस कार्बोहाइड्रेट को या उस शुगर को लिया जा रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने स्टिकी फूड खाया है या फिर स्टिकी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि कैंडीज होती है, जो चिपकने वाली कैंडीज होती है, दांत पे जो चिपक जाती है, तो उस कंडीशन में कैविटी ज्यादा लगती है। ऐसा क्यों? अब उन्हीं 4 फैक्टर्स को हम लेके आते हैं। समझिए एक टूथ है, उसके ऊपर आपने एक स्टिकी फूड या स्टिकी शुगर कंटेंट फूड खाया जो कि उस दांत से चिपक गया। अब यहाँ पर बैक्टीरियाज आते हैं और बैक्टीरियाज क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उस एसिड प्रोडक्शन की वजह से टूथ की स्ट्रक्चर जो है वो गलने लगती है या फिर डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसमें टाइम लगता है। तो ये 4 फैक्टर्स जब एक साथ आ गए तो यहाँ पे कैविटी इनिशिएट हो जाती है। और इसी के उलट अगर आप एक ऐसा शुगर फॉर्म खाते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है या फिर नॉन स्टिकी फॉर्म में है, तो यहाँ पर शुगर एलिमिनेट हो जाती है, बैक्टीरिया यहाँ पर अटैक करते नहीं है, एसिड फॉर्मेशन होता नहीं है, जिसकी वजह से कैविटीज नहीं होती है। और कई बार हमें लगता है कि शुगर के अंदर वही चीजें आती है जो कि मीठी होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर हम चिप्स की बात करें तो चिप्स भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट या शुगर का फॉर्म है। भले ही वो खाने में मीठा नहीं होता टेस्ट में, लेकिन फिर भी ये शुगर का ही एक फॉर्म होता है। इसी के चलते जैसे मैंने बताया, अगर आप शुगर कंटेनिंग फूड खाते हैं और वहां पे बैक्टीरिया आके अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन होता है, तो ये एसिड 20 मिनट तक आपके मुंह के अंदर रहता है, जो कि टूथ स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता रहता है। तो आप समझिए कि आपने एक चॉकलेट ली, पहले आपने थोड़ी चॉकलेट खाई, फिर आपने 20 मिनट के बाद उसका एक और टुकड़ा खाया। तो ऐसे क्या होता रहेगा कि आप जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी देर में चॉकलेट खाते रहेंगे, तो वो एसिड प्रोडक्शन होता रहेगा और टूथ स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होती रहेगी। इसी के उलट अगर आपने एक बार में भले 10 चॉकलेट भी खा ली हो ना, तो भी आपको इतना हार्म नहीं होगा जितना आप एक चॉकलेट को थोड़े थोड़े गैप में खाओगे। क्योंकि आपने एक बार में अगर 10 चॉकलेट भी खा ली तो एसिड प्रोडक्शन तो होगा ही, और वो 20 मिनट्स तक ही रहेगा। लेकिन अगर आपने एक ही चॉकलेट को टुकड़ों में खाया और थोड़े थोड़े गैप में खाया, तो आपके ओरल कैविटी में एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी कि बैक्टीरिया को ज्यादा टाइम मिलेगा टूथ स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, जो कि है बैक्टीरिया। यहाँ पर 2 पर्सन है। एक पर्सन जो कि अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है, ब्रश करता है, फ्लॉस करता है और माउथ वॉश का यूज करता है। और दूसरा पर्सन है जो ब्रश अच्छे से नहीं करता, माउथ वॉश भी नहीं करता, एंड फ्लॉसिंग तो उसने कभी करी ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन के अंदर जिसने अपना ओरल हाइजीन सही से मेंटेन नहीं किया, उसके अंदर बैक्टीरियल लोड ज्यादा होगा, क्योंकि उनके दांतों में एक प्लाक या फिर कैलकुलस की लेयर जम जाती है, जिसके अंदर बैक्टीरिया का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट या फिर ऐसे पर्सन ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, यानी कि ज्यादा रिस्क में होते हैं कि उनको कैविटीज हो सकती हैं। इसके बाद आती है थर्ड चीज, जो कि है ससेप्टेबल टूथ। हर पर्सन के अंदर टूथ स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है जेनेटिकली। किसी पर्सन का इनामल स्ट्रक्चर डेंस हो सकता है, उसकी इनामल रॉड्स जो होती है वो स्ट्रांग हो सकती है, और किसी पर्सन के अंदर ये वीक इनामल रॉड्स भी हो सकती है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके न्यूट्रिशन पर, आपके जेनेटिक फैक्टर्स के ऊपर। तो कैविटीज कई बार जेनेटिक रीजंस की वजह से भी होती है, यानी कि वो जो पर्सन होता है वो ज्यादा ससेप्टेबल होता है या फिर ज्यादा प्रोन होता है उस कैविटी के, कि उसको कैविटी लगने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उनका जेनेटिक फैक्टर ही ऐसा है। और चौथी चीज आती है टाइम। जैसा कि मैंने बताया कि जितने लंबे समय तक बैक्टीरियल कंटेमिनेशन और एसिड अटैक आपके ओरल कैविटी में रहेगा, उतना ज्यादा आप रिस्क में रहेंगे कैविटी के। तो यहाँ पर ये 4 फैक्टर्स होने की वजह से
आपके अंदर कैविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। वही इन 4 फैक्टर्स के ऊपर ही हमें काम करना है और हम कैविटीज को आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें कैविटीज होंगी ही नहीं। सबसे पहली चीज, शुगर कंटेंट। आप स्टिकी फूड या फिर स्टिकी शुगर कंटेनिंग फूड को खाना बंद कर दीजिए या फिर कम कर लीजिए। लेकिन अगर आप कभी खाते भी हैं तो आप उसके बाद अपना माउथ रिंस कर लीजिए, जिससे कि जो एसिड कंटेमिनेशन है या फिर आपके ओरल कैविटी की जो पीएच है वो मेंटेन हो जाए। उसके साथ ही अगर आप छोटे छोटे टाइम में मीठा खाते हैं तो उसको बंद करके आप एक साथ खा सकते हैं। सपोज अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आप उसको एक साथ कंज्यूम कर लीजिए। तो सपोज अगर आपके पास एक चॉकलेट है तो आप उस चॉकलेट को एक बार में अगर खा सकते हैं तो आप उसको खा लीजिए, बजाय इसके कि आप उसको थोड़े थोड़े गैप में खा रहे हैं। इससे कैविटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उससे बेटर यही है कि आप एक साथ उसको कंज्यूम करें तो आपके अंदर कैविटी के चांसेस कम हो जाएंगे। अब सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। प्लाक और कैलकुलस को प्रिवेंट करने के लिए आप रूटीनली स्केलिंग करा सकते हैं, टीथ क्लीनिंग करा सकते हैं, जिससे कि आपके ओरल कैविटी में जो बैक्टीरियल लोड है वो कम हो जाएगा। इसके साथ ही तीसरी चीज की बात करें तो आपका अगर टूथ स्ट्रक्चर ही जेनेटिकली वीक है तो इसके लिए आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये गाइडेंस आपको डेंटिस्ट ही दे सकता है। तो चेकअप करा के फिर ही आप इसका यूज करिए, क्योंकि हर किसी के लिए फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट काम नहीं करता और हर किसी को बिना फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट भी यूज नहीं करना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी के हिसाब से, आपके वहां पर उस एरिया के अंदर पानी के अंदर कितना फ्लोराइड है उसके हिसाब से ये चीजें मैटर करती है। तो जनरली जब पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम अपने ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप दिन में 2 बार ब्रश करिए, 1 बार फ्लॉस करिए और हफ्ते में 2 बार माउथ वॉश का यूज करिए। साथ में अगर आप कर सके तो साल में 1 बार डेंटिस्ट के पास विजिट करके और स्केलिंग करा लीजिए। दैट्स इट। उसके बाद आपको कैविटी लगने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं और आपका ओरल हाइजीन भी अच्छा रहता है। कैविटी लगना एक दिन का काम नहीं होता, इस प्रोसेस को टाइम लगता है। उसके बाद जाके कैविटी आपको ओरल कैविटी में दिखने लग जाती है। तो इसलिए अपने डेंटिस्ट के पास जाकर रूटीन चेकअप कराना जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दिस इज डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।